आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के गणित का अध्याय 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को जानने से पहले हम लोग वृत्त के विभिन्न भागों को जानते हैं। उसके बाद हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के विषय में भी जानेंगे। आइए सबसे पहले मैं एक वृत्त बना देता हूँ। यहाँ मान लीजिए यह वृत्त है। तो वृत्त की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा बंद वक्र जिस पर उपस्थित सभी बिंदु उस वक्र के अभ्यंतर में अर्थात उसके भीतर एक निश्चित बिंदु से अगर समान दूरी पर स्थित हों तो उस बंद वक्र को हम वृत्त कहते हैं। वैसे तो मैंने जो आकृति बनाया है पूर्णतः वृत्त नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि यह एक वृत्त है। तो वृत्त किसे कहते हैं? तो एक ऐसा बंद वक्र अर्थात एक ऐसा वक्र रेखा जो बंद होना चाहिए और उस वक्र रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी इसके भीतर स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होनी चाहिए। तो उस बंद वक्र को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो यह बंद वक्र वृत्त हो गया। और वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी समान है, उस बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र को अंग्रेजी में सेंटर कहा जाता है। और केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो इसे हम लोग त्रिज्या कहेंगे। और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है। इस कारण इसे छोटे r से सूचित किया जाता है। तो आप केंद्र से इस वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर मिला देते हैं तो वह त्रिज्या हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से भी मिला देता हूँ तो भी यह त्रिज्या हो गई। यहाँ मिला देता हूँ तो भी ये त्रिज्या हो गई। अब इसके बाद वृत्त पर असंख्य बिंदु हैं। अगर हम वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। जीवा को अंग्रेजी में कोड कहा जाता है, CHORD, कोड। और हम इसमें असंख्य जीवाएं खींच सकते हैं। यह भी जीवा हो गई, यह भी जीवा हो गई, यह भी जीवा हो गई। लेकिन वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, उस जीवा को हम व्यास कहते हैं। तो यह जीवा जो है सो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरी है, इसलिए हम इसे व्यास कहेंगे। और व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहा जाता है, इसलिए हम इसे d से सूचित करते हैं। तो यह हो गया सो वृत्त का व्यास हो गया। व्यास जो होती है वृत्त की सबसे लंबी जीवा भी होती है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछता है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि व्यास, कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। या ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। और आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं। हम यहाँ पे देखें तो यह केंद्र से गुजरती है, तो केंद्र से इधर की ओर देखते हैं, यहाँ तक की दूरी को देखते हैं तो इसे त्रिज्या बोलेंगे, इसको r कह सकते हैं। फिर यहाँ से इधर की दूरी को देखते हैं तो व्यास के इस भाग को अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम त्रिज्या बोल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ के भाग को भी त्रिज्या बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि व्यास जो होता है वह दो त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि वृत्त का केंद्र, फिर उसके बाद वृत्त की त्रिज्या, फिर उसके बाद वृत्त का व्यास, फिर जीवा, इन सारी चीज़ों से परिचित हुए। हम लोग वृत्त से भी परिचित हुए। अब एक और चीज़ जानना है। मान लीजिए कि यह एक वृत्ताकार रास्ता है। कोई व्यक्ति इस वृत्ताकार रास्ता पर यहाँ से चलना शुरू करता है और चलते चलते इस पूरे रास्ता को कवर करके और फिर दोबारा यहीं पहुँच जाता है।
तो यह क्या कर रहा है कि इस वृत्ताकार रास्ते को पूरी तरह से एक बार कवर कर लिया, अर्थात इस पूरे लंबाई को तय कर लिया। तो वृत्त के इस पूरे लंबाई को हम वृत्त के परिधि के रूप में जानते हैं, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि वृत्त के अनुदिश एक बार चलकर तय की गई दूरी को हम लोग वृत्त का परिमाप या परिधि कहते हैं। तो वृत्त के परिमाप या परिधि के भी बारे में जान गए हम लोग। आइए एक और दूसरा वृत्त बनाते हैं हम लोग। एक वृत्त यह हो गया, मान लीजिए कि यह भी एक वृत्त है। अब हम लोग इस वृत्त का टुकड़ा करते हैं। मान लीजिए कि जीवा की सहायता से हम इस वृत्त के खंड कर देते हैं, टुकड़े में बांट देते हैं। तो यहाँ दो टुकड़ा बनता है, एक छोटा सा टुकड़ा और एक बड़ा सा टुकड़ा। तो इस छोटे से टुकड़े को हम वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड, छोटा वृत्तखंड भी बोल सकते हैं। और शेष बचे इस बड़े भाग को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, अर्थात बड़ा वृत्तखंड बोलते हैं। अब यहां हम लोग एक और वृत्त लेते हैं और इस वृत्त का टुकड़ा हम लोग दो त्रिज्याओं की सहायता से करते हैं, अर्थात दो त्रिज्याओं की सहायता से अगर हम किसी वृत्त के टुकड़े कर देते हैं, अर्थात वृत्त का एक हिस्सा काट लेते हैं, तो इस छोटे से बने वृत्त के भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो त्रिज्यखंड। इसे इंग्लिश में सेक्टर कहा जाता है। और वृत्तखंड को हम लोग सेगमेंट ऑफ ए सर्किल बोलते हैं। वृत्तखंड को सेगमेंट ऑफ ए सर्किल और त्रिज्यखंड को सेक्टर बोलते हैं, ACCTOR। तो इसे हम लोग लघु त्रिज्यखंड भी बोलते हैं और इसे लघु वृत्तखंड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमसे केवल त्रिज्यखंड की चर्चा की जाए और दीर्घ शब्द नहीं लगाया जाए तो हम त्रिज्यखंड का मतलब क्या समझेंगे? लघु त्रिज्यखंड। और एक वृत्त के इस छोटे से टुकड़े को दो त्रिज्याओं की सहायता से काटा गया है, इसलिए हम लोग इसे छोटा त्रिज्यखंड अर्थात लघु त्रिज्यखंड, लघु का मतलब छोटा होता है, और इस शेष बचे बड़े भाग को हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दीर्घ त्रिज्यखंड। और उसी प्रकार से यह दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया और यह लघु त्रिज्यखंड हो गया। छोटा है अर्थात लघु है, इसलिए इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। यह जीवा की सहायता से काटा गया है दो भागों में। यह छोटा हिस्सा है इसलिए इसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। यह बड़ा हिस्सा है इसलिए इसे हम लोग बड़ा वृत्तखंड कहते हैं। तो अब इसके बाद अगर हमसे केवल त्रिज्यखंड की चर्चा की जाए या केवल वृत्तखंड की चर्चा की जाए और उसमें लघु या दीर्घ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए तो हम हमेशा उसका अर्थ लघु त्रिज्यखंड या लघु वृत्तखंड लगाएंगे, न कि दीर्घ त्रिज्यखंड और दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में चर्चा करने के लिए हमें दीर्घ शब्द लगाना अनिवार्य होता है। आइए अब वृत्त के कुछ और भागों के विषय में भी हम जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक वृत्त है। अगर हम इसे किसी व्यास की सहायता से दो बराबर हिस्सों में अगर बांट देते हैं, किसी व्यास की सहायता से इसे काट देते हैं और दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक हिस्सा, अगर मान लीजिए कि यह वृत्त का आधा हिस्सा है तो हम इसे अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। और फिर मान लीजिए एक और वृत्त है और इसके भीतर से एक संकेंद्रीय अर्थात समान केंद्र वाला अगर एक और वृत्त काट करके निकाल दिया जाए, अर्थात इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो
और सकेंद्रीय वृत्त काट करके यहां से निकाल दिया जाए तो इसमें बचा हुआ भाग यही होगा, यही भाग यहां बच जाएगा। अब इसी भाग को हम वलय कहते हैं, जिसे रिंग भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे रिंग कहते हैं हम लोग। तो इस भाग को वलय कहते हैं। और वृत्त को अगर दो बराबर बराबर हिस्सों में, दो टुकड़ों में अगर व्यास की सहायता से काट दिया जाता है तो प्रत्येक हिस्से को हम अर्धवृत्त कहते हैं। अब आइए, अभी तक हम लोग वृत्त के जिन भागों के विषय में पढ़े हैं, अब उनका क्षेत्रफल निकालना धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। आइए अब देखते हैं कैसे हम इन भागों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल को जानते हैं, उसके बाद वृत्त के अन्य भागों का क्षेत्रफल भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल जानने के लिए वृत्त की परिधि को जानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना वृत्त की परिधि को जाने हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले वृत्त की परिधि को जानते हैं, उसके बाद तब वृत्त के क्षेत्रफल को जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी आकृति के किनारों की अगर सभी लंबाई को निकाल करके और जोड़ दिया जाता है, जैसे इसके पहले आप लोग त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सब में आप लोग पढ़े होंगे इनकी परिमिति कैसे निकालते हैं। तो सभी किनारों की लंबाई को माप करके और उसको आपस में जोड़ दिया जाता था। तो सभी किनारों की लंबाई का योगफल जो होता था उनकी परिमिति या परिमाप होता था। उसी प्रकार से वृत्त के किनारे की लंबाई, अर्थात मान लीजिए कि अगर वृत्त के किसी एक बिंदु से चलना प्रारंभ किया जाए और चलते चलते फिर दोबारा अगर उसी बिंदु पे पहुंच जाते हैं, तो इस दौरान तय की गई दूरी को हम वृत्त की परिधि या परिमाप कहते हैं। तो यह वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाएगी। अब इन सब परिस्थितियों में तो एकदम सीधी रेखा थी, आसानी से मापा जा सकता था इनकी लंबाई को, और माप करके उसको हम लोग जोड़ करके बता देते थे कि क्या इसकी परिमिति है या क्या इसका परिमाप है। लेकिन वृत्तीय आकृति की परिमिति और परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इसे किसी सीधे स्केल की सहायता से नहीं माप सकते हैं। हमें इसे मापने के लिए इस पर रस्सी बिछाना पड़ेगा और रस्सी डाल करके फिर उस रस्सी को सीधा करके लंबा करके माप करके हम बता सकते हैं कि इसकी परिमिति क्या है, यानी इसकी परिधि क्या है। तो यह सबके समक्ष, सभी गणितज्ञों के समक्ष एक समस्या बनी हुई थी कि हम वृत्त की परिधि को कैसे निकालें। तो गणितज्ञों ने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े वृत्तों को बनाया और छोटे बड़े वृत्तों को बना करके और उनकी परिधि को मापा, फिर उनके व्यास को मापा और प्रत्येक वृत्त की परिधि में उसके व्यास से भाग लगाया। गणितज्ञों ने क्या किया कि बहुत सारे छोटे बड़े अलग अलग साइज के वृत्तों को बनाया और सभी वृत्तों की परिधियों को नापा और उनके व्यासों से उनके परिधियों में भाग लगाया। और तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किया कि हर परिस्थिति में, चाहे वह वृत्त कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर परिस्थिति में उसकी परिधि को उसके व्यास से भाग देने पर एक निश्चित मान प्राप्त होता है। उन्होंने देखा कि हर परिस्थिति में, चाहे वृत्त छोटा है, चाहे वृत्त बड़ा है, चाहे वह किसी भी साइज का क्यों ना हो, जब उसकी परिधि को माप करके उसके व्यास से उसमें भाग लगाया जाता था तो हर परिस्थिति में एक निश्चित मान, एक अचर राशि प्राप्त होती थी। जो एक नियतांक था उसी को हम लोग पाई से संबोधित किए, उसी को हम लोग पाई से दर्शाए। अर्थात वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को हम लोग यूनानी अक्षर पाई से दर्शाए। पाई वह अचर राशि है जो किसी भी वृत्त की परिधि को जब उसके व्यास से भाग देते हैं तो एक निश्चित राशि प्राप्त होती है, उसी राशि को पाई कहा जाता है। अब यह पाई अलग अलग गणितज्ञों ने भी
अलग अलग मान से उसे दर्शाया। जैसे हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसे 62,832 बटा 20,000 के रूप में दर्शाया, जिससे इनको मान यहाँ प्राप्त हुआ 3.1416। तो हमारे आर्यभट्ट साहब ने बताया कि 62,832 बटा 20,000 इस पाई का मान होता है। एक अन्य गणितज्ञ ने बताया कि 335 बटा 113 से अगर इसको दर्शाएं तो यह दशमलव के 6 स्थानों तक पाई के मान को सही दर्शाता है। हमारे देश के एक और महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने एक सर्वसमीका निकाली थी। उस सर्वसमीका के आधार पर जब पाई का मान ज्ञात किया गया तो दशमलव के बाद लाखों अंक तक उसका मान निकाला गया, लेकिन उस समय देखा गया क्या कि पाई का मान जो होता है वह अनावसानी अनावर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार जो आता है, अर्थात वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सारी समस्याओं के बीच कैसे हम लोग किसी वृत्त की परिधि को आसानी से माप सकते हैं? इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं की सहायता से अगर हम वृत्त की परिधि को निकालने जाएं तो निकालना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए इसका एक सरल उपाय ढूंढा गया, अर्थात वृत्त की परिधि को ज्ञात करने के लिए हम लोग 22/7 या दशमलव के 2 स्थान तक अर्थात 3.14 लिया गया, जो पाई के बराबर नहीं, यह पाई के मान के लगभग के बराबर आता है। तो इसी मान को लेकर के हम लोग इस वृत्त की परिधि को आसानी से निकालते हैं। तो इस प्रकार हम लोग वृत्त की परिधि का मान निकालना जान गए और परिधि का सूत्र बना यहाँ से कि परिधि बराबर पाई गुने व्यास। तो इस प्रकार से हम लोग परिधि का सूत्र निकालना जान गए। तो आइए और इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। अभी आप लोगों ने देखा कि वृत्त की परिधि को जब उसके व्यास से भाग लगाया जाता है, अर्थात परिधि और व्यास का अनुपात निकाला जाता है, तो एक निश्चित अचर राशि प्राप्त होती है, इसे पाई कहा जाता है। और इस पाई का मान जो है हम लोग 22/7 या 3.14 लेते हैं। तो यह दोनों में से कोई भी पाई के बराबर नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद 2 स्थान तक इनके मान जो है सो आपस में मिलते हैं। और वृत्त की परिधि का मान या क्षेत्रफल का मान आसानी से ज्ञात करने के लिए या वृत्त से संबंधित भागों के क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात करने के लिए पाई के मान को 22/7 या 3.14 लिया गया। फिर इसके बाद आप लोग ये भी जाने थे कि इस प्रकार से परिधि का सूत्र जो है वह बन रहा था पाई गुने व्यास, अर्थात पाई में अगर व्यास से गुना कर दें हम लोग तो परिधि निकल जाता है। परिधि को अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। और यहाँ व्यास को डायमीटर कहा जाता है, इसलिए डी से सूचित करते हैं। इस प्रकार से यहाँ से सूत्र निकल के सामने आता है कि C बराबर पाई डी, अर्थात परिधि का सूत्र पाई डी हो गया। जैसा कि हम लोग इसके पहले आकृति जब व्यास बनाए थे तो व्यास में हम लोग देखे थे कि व्यास जो है सो 2 त्रिज्याओं से मिलके बन रहा था, अर्थात व्यास जो होता है वह 2 त्रिज्याओं के बराबर होता है। तो इसे हम लोग d बराबर 2r लिख सकते हैं, अर्थात यह त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 गुने r या 2r कह सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से हम लोग c बराबर पाई गुने 2r अर्थात 2 पाई r। तो हम लोग देखें क्या कि परिधि का सूत्र 2 पाई r हो गया और व्यास जो है सो त्रिज्या का दोगुना हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग परिधि का सूत्र 2 पाई r या पाई डी के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। और परिधि दिए रहने पर अगर त्रिज्या ज्ञात करनी हो
तो हम r बराबर इस 2 पाई जो यहाँ गुना के रूप में है इधर भेज देंगे तो यह भाग में चला जाएगा, अर्थात c बटा 2 पाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिधि दिए रहने पर हम लोग त्रिज्या ज्ञात करने का भी सूत्र निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ऐसी स्थिति में अगर हमें परिधि दिया गया हो, व्यास ज्ञात करना हो, तो हम d बराबर c बाई पाई, यानी परिधि को अगर हम पाई से भाग लगा देते हैं तो हमें व्यास का मान निकल जाता है। अब आइए, हम लोग परिधि के विषय में जान चुके हैं, अब हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल के विषय में जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। अब हमें वृत्त के क्षेत्रफल के विषय में जानना है, तो आइए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और इस वृत्त को हम कई टुकड़ों में काट देते हैं। व्यास की सहायता से हम इसे कई टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे ये 2 टुकड़ा हो गया, फिर एक और व्यास खींचेंगे 4 टुकड़ा, फिर ऐसे ही हम लोग इसको कई टुकड़ों में बांट देते हैं और यह कई त्रिज्य खंडों में विभाजित हो जाती है। अब इनमें से प्रत्येक त्रिज्य खंड को निकाल करके हम यहाँ सजाते हैं। अगर इस प्रकार से हम लोग इन त्रिज्य खंड के टुकड़ों को ला करके सजाते हैं तो देखेंगे एक लगभग एक आयताकार आकृति यहाँ हमें प्राप्त होती है, जिसमें वृत्त का आधा हिस्सा यहाँ ऊपर सज जाता है और फिर नीचे वाले आधे हिस्से जो होते हैं वे नीचे ऐसे सज जाते हैं। और यह अगर देखें कि यह जो लंबाई जो है सो यह क्या है, तो यह यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई अर्थात वृत्त की त्रिज्या है। यह वृत्त की त्रिज्या हो गई और इसको पूरे वृत्त की लंबाई को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं, अर्थात 2 पाई r है। इसका आधा ऊपर चला गया और आधा नीचे आ गया, तो आधा करते हैं 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा पाई r। तो ऊपर वाले हिस्से की लंबाई पाई r और नीचे वाले हिस्से की लंबाई भी पाई r हो गई और इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, लगभग एक आयताकार आकृति हमें यहाँ प्राप्त होती है। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और हम देख रहे हैं यहाँ लंबाई के रूप में पाई r है और चौड़ाई के रूप में त्रिज्या r है। तो अगर हम पाई r में अगर r से गुना कर देते हैं तो यहाँ क्या मिलता है हमें, पाई r स्क्वायर। अर्थात हम इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में सफल हो जाते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल अगर दिया गया हो और हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। हम लोग अगर r निकालना चाहते हैं तो यहाँ से पाई को इधर भेजना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल में जाकर के पाई से भाग लग जाएगा, क्योंकि पाई यहाँ गुना के रूप में है, आया भाग लग गया, और स्क्वायर हटा के भेजेंगे तो यह आकर के रूट में बदल जाएगा। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल दिए रहने पर अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जो है कैसे प्राप्त किया गया है, कैसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया गया है, आज आप लोग इसको जानें। बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर कल के वीडियो में हम लोग वृत्त के अन्य भागों अर्थात वलय और अर्धवृत्त के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।